नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला पुलिस ने संभाली ट्रैफिक की कमान। लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की दी समझाइश। हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों को फूल देकर किया सम्मानित। रानीताल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में कराटे खिलाड़ी के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन। लाडगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और बिजली बिलों की वसूली और उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिजली न्यायालय की शुरुआत। 600 से ज्यादा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर न्यायालय में किया गया तलब। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की घोषणा के बावजूद लोक सेवा केंद्रों में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने महिलाओं की भीड़ जुट रही है। ऐसे में खसरा नामांतरण सहित लोक सेवा केंद्रों से मिलने वाली अन्य सेवाओं और सुविधाओं के कार्य प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना रविवार को प्रदेश में लॉन्च हो गई है। इस योजना के लिए महिलाओं को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनमें से आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। बावजूद इसके लोक सेवा केंद्रों में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली महिलाओं की भीड़ जुट रही है। 2 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को कलेक्टर कार्यालय का लोक सेवा केंद्र जब खुला तो केंद्र में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने और प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने महिलाओं की लंबी कतार नजर आई। महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने लोक सेवा केंद्र आए हैं। मूल निवासी बनवाने और आय प्रमाण पत्र बनवाने। इस योजना के लिए वो लाडली बहना योजना के लिए। तो ये तो मतलब सीएम ने कह दिया है कि मूल आय की जरूरत नहीं लगेगी इसमें, फिर भी आप लोग क्यों परेशान? तो कल तो पेपर में आया था कि है ना मूल निवासी, और हमने पढ़ा था पेपर में फ्रंट पेज पे ही लिखा था कि मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र लगेगा, तभी तो आए हैं सब काम छोड़ के घर में। वो उसमें जरूरी नहीं है। नहीं है, फिर क्यों परेशान हो आप लोग? अब आए हैं तो बनवा ही ले रहे हैं। हम आए और मूल निवासी बनवाने के लिए आए हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताएं जी, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि आय मूल इसमें बहना योजना है, उसमें लगना नहीं जी, फिर भी आप लोग क्यों परेशान हो? जी पहले ही हमने फॉर्म भर चुका था और आज आया है पेपर में। तो ये पहले से होना था? जी पहले से होना था, हमने आए तो एक बार और बनवा चुके हैं। अब मूल निवासी लग रहा है करके इसलिए मूल निवासी का लेने आए थे। इधर दूसरी ओर आय और मूल निवासी प्रमाण पत्रों के अलावा लोक सेवा केंद्र में खसरा नामांतरण और अन्य कार्यों के लिए आने वाले आवेदक परेशान हैं। ना तो उनके फॉर्म जमा हो पा रहे हैं और ना ही उन्हें खसरा नामांतरण की नकल मिल रही है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। नामांतरण प्रमाण पत्र P1 P2 का जमा करना है, मगर यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं है। सब ये जो बहना वाला फॉर्म जमा हो रहा है, इन्हीं की सब लाइनें। इसके लिए कृपया अलग से काउंटर बनाया जाए। आय और मूल निवासी का जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं उसके लिए अलग से काउंटर बनाया जाए। ऐसे में तो हम रोज आया के चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारा काम हो नहीं पा रहा है। आपको क्या करवाना? तो मेरे को तो ये अपना नामांतरण प्रमाण पत्र जमा करना है। क्या हो रहा है? नहीं बन पा रहा? जमा ही नहीं हो पा रहा है। ये लाइन रोज लगी रहती है, आज होगा कल होगा, और नहीं हो पा रहा है सर। और कोई काम नहीं कर रहे? कोई काम ही नहीं हो पा रहा है सर, कोई काम नहीं हो पा रहा। 2 दिन पहले भी आए थे तो 5 तारीख के बाद जमा होगा, ये होगा। ये तो 5 तारीख के बाद ऐसी लाइन लगी है कि होना असंभव है। मतलब ये और काम होना चाहिए जो अलग से? बिल्कुल बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारे काम तो रुके रहेंगे इनके चक्कर में। अभी कब तक ये मुहिम चलेगी कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत चल रहा है कार्यक्रम, उसके अंतर्गत लोगों का तबादला लगा हुआ है। ये मूल निवासी और आय के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं, जिसके कारण अन्य कार्य भी प्रभावित है, जैसे बच्चों की जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसानों के खसरा नामांतरण, जमीन से संबंधित कार्य भी रुके हुए हैं। और ये 15 दिनों से यही तादाद लगी हुई है, जिससे अन्य कार्यों में भी बाधाएं जा रही हैं और अन्य प्रकार की परेशानियां भी हैं। इनके अलावा किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। मूल आय के अलावा आवेदन नहीं स्वीकार किए जा रहे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है लोगों की कि ये इससे ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं। आय और मूल निवासी प्रमाण पत्रों के लिए उमड़ रही भीड़ के कारण लोक सेवा गारंटी केंद्र से मिलने वाली अन्य सुविधाओं और सेवाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है। होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रीगण अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके।
होली के त्योहार पर रेल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिजर्वेशन आसानी से नहीं मिलता। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर रेल प्रशासन ने 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें एक ट्रेन रीवा से भोपाल रानी कमलापति स्टेशन तक और दूसरी ट्रेन जबलपुर से तारापुर स्टेशन महाराष्ट्र के लिए चलाई जाएगी। पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी रेलवे ने इसकी व्यवस्था की है और होली में यात्रियों को सुविधा मिल सके, वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ। इस नज़र से देखते हुए हम लोगों ने 2 ट्रेनों का आवागमन रखा है। एक रीवा से रानी कमलापति के बीच में और दूसरी जबलपुर से दानापुर के बीच में। सर, ये ट्रेन कब तक के लिए रहेंगी? ये अभी 2 ट्रिप, उसका 3 ट्रिप है और इसका 2 ट्रिप रखा है। बाकी पासिंग वाली ट्रेन है, उसमें भी उनको सहूलियत मिलेगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जिन मार्गों पर यात्रियों की आवाजाही ज्यादा रहती है, उन मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इन 2 मार्गों पर ट्रेनों के 8 फेरे रहेंगे। बड़े बकायेदारों से बिजली का बिल वसूल करने और उपभोक्ताओं के बिजली बिल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बिजली विभाग ने कलेक्ट्रेट में न्यायालय खोला है। बिजली कंपनी ने 600 से ज्यादा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर इस न्यायालय में तलब किया है। बिजली कंपनी मार्च के अंत तक राजस्व को ज्यादा से ज्यादा जुटाने में लगी है। विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूल करने के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 35 में न्यायालय प्रारंभ किया है। पदेन तहसीलदार के अधिकार पहले ही कनिष्ठ अभियंताओं को मिला हुआ है। बिजली कंपनी ने 600 से ज्यादा बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर इस न्यायालय में बुलाया है ताकि सुनवाई के बाद मामलों का निपटारा हो सके। बताया जा रहा है कि बिजली बिल की करीब 10 करोड़ रुपए राशि उपभोक्ताओं पर बकाया है। जी, मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत विजयनगर संभाग में जिनके बिजली बिल बकाया हैं और राजस्व में वृद्धि करने के लिए न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 35 में न्यायालय तहसीलदार का आयोजन हो रहा है। इसमें सभी को नोटिस दिए गए थे पहले और उनको अलग अलग डेट दी गई थी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। कंज्यूमर यहाँ उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करते हुए बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। इससे कंज्यूमर और विभाग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। दोनों की समस्याओं का राजस्व में वृद्धि हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं कराया जा रहा है, उनकी संपत्ति के खसरे में बकाया राशि लिखवाई जा रही है। हालांकि अधिकांश केसों में पैसा जमा हो रहा है। पार्ट पेमेंट की सुविधा भी उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिले की महिला पुलिस ने सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक की कमान संभाली। इस दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों और महिला अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन धुरेली का पर्व मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार को महिला पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने जिले में ट्रैफिक की कमान संभाली। इस दौरान सड़कों और चौराहों पर बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई। इन पुलिसकर्मियों और महिला अधिकारियों ने वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की अपील की। महिला पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को फूल देकर सम्मानित किया और यातायात नियमों का पालन करते रहने की अपील की। जैसे अभी 8 मार्च को आप सभी को पता है कि महिला दिवस है, तो हमारे 8 मार्च को होली होने की वजह से THQ का आदेश था कि 6 मार्च को हम सभी महिलाएं मिलकर ट्रैफिक की कमान संभालें और लोगों को जागरूक करें और उनको हेलमेट पहनने संबंधी और ट्रैफिक रूल फॉलो करने संबंधी जानकारी दें। तो आज जो भी लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं या जो नहीं हेलमेट लगा के चल रहे हैं, हम उन सभी को रोककर फूल दे रहे हैं और उन जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनका हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं कि वो हेलमेट लगा के चल रहे हैं और वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं उनको हम फूल देकर ये आग्रह कर रहे हैं कि आप हेलमेट लगा के चलें, जिससे कि आपकी जान बच सके। क्रमबद्ध तरीके से महिला पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को रोका और उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे जिले में यह अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिला समिति का 1 दिवसीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कैंट विधायक अशोक रूहानी बतौर अतिथि शामिल हुए। अधिवेशन में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने संविदा पर कार्यरत उपयंत्रियों को नियमित करने और उपयंत्रियों को पदोन्नत करने की मांगों को प्रमुखता से रखा और अपने विचार
मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति का एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहानी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर इंजीनियर्स को संबोधित किया और कहा कि देश और प्रदेश के विकास में इंजीनियर्स का हमेशा अहम योगदान और सराहनीय भूमिका रही है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन के आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। निश्चित रूप से इनका इंजीनियर्स का देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास कार्य हैं, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आज मैं उनके कार्यक्रम में, अधिवेशन में और उनके चुनावी निर्वाचन में सम्मिलित हुआ और उनको शुभकामनाएं दी। इसी तरह वो देश के लिए काम करते रहें निस्वार्थ भाव से, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अधिवेशन में जिला समिति के पदाधिकारियों ने उपयंत्रियों के नियमितीकरण और पदोन्नति के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और अपने विचार रखे। आज मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति जबलपुर का आज अधिवेशन संपन्न हो रहा है। इसमें हमने प्रतिनिधि के रूप में हाजिर मुख्य अतिथि माननीय अशोक रोहानी जी, विधायक कैंट क्षेत्र जबलपुर को आमंत्रित किया था। उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति यहाँ दी है और उन्होंने हमारी जो मांगे हैं उसके संबंध में आश्वस्त किया है कि हमारी मांगों को शासन के समक्ष वो अनुशंसा सहित रखेंगे। हमारी मुख्य रूप से जो उपयंत्री संवर्ग की है उसमें है संविदा पर कार्यरत उपयंत्रियों को नियमित करना व नियमित साथियों को अनिवार्य पदोन्नति सहायक यंत्री के पद पर दी जाए। ऐसा विगत समय से हम ऐसी मांग शासन के समक्ष करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स शामिल हुए और अधिवेशन को सफल बनाने अहम योगदान दिया। घामापुर चौराहा उपेक्षा का शिकार है। चौराहे के आसपास सड़क पर काबिज अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। घामापुर चौराहे को शहर के अन्य चौराहों की तरह विकसित करने की मांग कई बार उठी, लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते घामापुर चौराहा उपेक्षा का शिकार है। चौराहे के आसपास सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें और ठेले टपरे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये घामापुर में बहुत सालों से विकास नहीं हुआ और इधर पे अतिक्रमण इतना है कि चारों तरफ है, चारों तरफ देखो ठेले हैं चारों साइड में, और सुबह शाम 3 मरतबे यहाँ पे रोड जाम होती है दोपहर में और 11 बजे और 5 साढ़े 5 जो 1.5 घंटे तक जाम रहती है। इसलिए शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है ज़्यादातर। यह अतिक्रमण चारों तरफ हो चुका है और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता हो गया है, लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। क्या क्या देखते हैं आप, क्या लगे रहते हैं? ये सारे कॉर्नर जो हैं जो अतिक्रमण से दुकानों से भरे हुए हैं। लेफ्ट टर्न नहीं है, लेफ्ट टर्न तो है ही नहीं है यहाँ पे, और लेफ्ट टर्न बनना चाहिए। मतलब अच्छा सा थोड़ा चौराहा बहुत ज़्यादा रस वाला है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा विकास होना चाहिए। चाय पानी ठेले खड़े रहते हैं, चाय पानी ठेले फल फ्रूट की, और अभी ये त्यौहार आ रहा है, त्यौहार में तो और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा जी। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि चौराहा जैसे बाकी शहर के चौराहे विकसित हुए वैसे ये भी विकसित हो जाए, अच्छा बड़ा सा। जानकारों का कहना है कि 1-2 बार घामापुर चौराहे से अतिक्रमणों को हटाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन दबंगों के चलते बेजा कब्जे नहीं हट पाए। देखना बाकी है कि घामापुर चौराहे को विकसित करने की मांग कब तक पूरी हो पाती है। रानीताल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग कराटे खिलाड़ी के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। पूरा मामला शनिवार 4 मार्च का है। खिलाड़ी हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था, तभी हॉस्टल के ही कुछ अन्य खिलाड़ियों ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले के सामने आने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रकरण की जाँच के लिए कमेटी गठित की है।
रानीताल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में रहने वाले नाबालिग कराटे खिलाड़ी के साथ हॉस्टल में अमानवीय तरीके से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग खिलाड़ी के पेट और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। मामला शनिवार 4 मार्च का है। बताया जाता है कि नाबालिग खिलाड़ी 4 मार्च को हॉस्टल में अपना जन्मदिन मना रहा था। तभी हॉस्टल के कुछ खिलाड़ियों ने उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की। जानकारी लगने के बाद खिलाड़ी के पिता सदर बैतूल निवासी अमरनाथ शाह ने मामले की शिकायत भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों से की है। खिलाड़ी के पिता ने आरोप लगाया है कि सीनियर खिलाड़ियों के द्वारा उनके बेटे से बेवजह मारपीट की गई है। यहाँ वो कराटे में है, कराटे का प्लेयर है वो, 3 टाइम्स नेशनल अचीवर है वो, 2 बार गोल्ड 1 बार ब्रॉन्ज मिला है उसको। और 4 तारीख को उसका बर्थडे था। तो क्या है कि इंटरनेशनल के लिए उसका वो एयरपोर्ट पासपोर्ट के लिए अपन अप्लाई करा था, तो 10 तारीख को उसको देना था, इंटरव्यू वगैरह उसका जो होता है, तो उसी के दरमियान उसको जाना था बैतूल। बट क्या है कि 4 तारीख को अचानक वो मॉर्निंग में कॉल करा कि पापा जी अभी टिकट वगैरह मत बनाइएगा। बोले क्या ऐसा क्या हुआ सडनली? तो चूँकि आज मेरा बर्थडे है, आपको भी पता है, सो लड़के लोगों ने मारा है। तो मारा है तो चलो नॉर्मल होगी वो बात, हंसी मजाक में मारा होगा। लेकिन बट वो बोला कि तो तू कह रहा है टिकट नहीं बनाने के लिए, रीज़न क्या है? तो नहीं, जम से लगा है मेरे को, है ना। तो वो लड़के ने उस समय भी खुल के नहीं बताया। ये मेरे को कल रात में पता चला, कहीं से मैं उसका इमेज देखा हूँ, तब मैं देन एंड देयर मैं प्रशासन को भी इन्फॉर्म करा, है ना, FIR वगैरह करवाया, है ना। और यहाँ साई के जो पदस्थ अधिकारी लोग हैं, इन लोगों से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन लोगों ने देन एंड देयर 4 को ये मैटर हुआ और 4 को ही जो तर्कसंगत कार्रवाई है इनने करा उक्त लड़कों के साथ। वहीं इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करने और कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं लाडगंज थाना पुलिस ने घटना की शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की। तो रात में पढ़ाई करने के बाद यहाँ से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको 2 घंटे हम पढ़ाई के लिए भी बिठाते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद बच्चे ऊपर गए, उसके ऐसा पता नहीं क्या सिचुएशन क्रिएट हुई वहाँ पर कि ये चारों बच्चों ने उस बच्चे को बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि एक अवमाननीय तरीके से उस लड़के को मारा है। और जिसकी जितनी भी मतलब निंदा की जाए कड़े से कड़े शब्दों में, ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है हमारे लिए भी। और इसके लिए तुरंत हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें 3 मेंबर हमने रखे हैं, जिन्होंने बच्चों से बयान लिए हैं पूरी घटनाओं के। और जो मेरी हायर अथॉरिटी हमारी, हमने उनको भी लिख के भेजा हुआ है। और जैसे ही उनका जवाब आता है, जो भी आएगा, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई होनी भी चाहिए ऐसे बच्चों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से बच्चे आते हैं हमारे, और किसी भी बच्चे के साथ ये घटना हो, ये अच्छा नहीं है। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे की कोचिंग के लिए बैतूल से एक विष्णु शाह करके 19 साल का लड़का आया हुआ था, कराटे की कोचिंग ले रहा था। तो उसके साथी हैं हर्ष चौहान, गौरव सिंधिया, RN प्रताप सिंह, शशांक तिवारी और शमशेर सिंह। इनके द्वारा उनका ये कहा गया कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो इस प्रकार गुटबाजी का वो रूप बना के उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसने विरोध किया तो कूलर की रॉड जो रहती है उसके साथ उसकी मारपीट की है, और धमका के भी गए। तो उसकी वजह से डर के मारे वो रिपोर्ट करने नहीं आ पाया था। कल जब उसके गार्जियंस आए और फिर वो लेके आए, तो फिर रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण और पुलिस विभाग अब इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करने में जुटा हुआ है। तयवली चौक स्थित इनफर्टिलिटी हार्ट हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल भरतीपुर निवासी विजय सोनकर की हाल ही में हुई मौत के बाद उनके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर सोनकर समाज ने SP को भी एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसके बाद SP ने कलेक्टर से बातचीत करके डॉक्टरों की समिति द्वारा मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। सोनकर समाज के लोगों ने SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और तैयबली चौक स्थित इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल के संचालक अंकित अग्रवाल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल भरतीपुर निवासी विजय सोनकर को इलाज के लिए इन्फिनिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर अंकित अग्रवाल ने उनको स्टंट लगाया था और उसी के चलते इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण विजय की मौत हो गई। मैं जब उनके इलाज के लिए उनके पास गया था, BP की शिकायत को लेकर गया, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए छोटी सी बात है,
मैं एक स्टंट डाल दूंगा, किडनी में स्टंट डालना पड़ेगा। मैंने बोला आप तो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो बोले स्टंट डालने में मास्टर हूँ, मेरे लिए छोटी सी बात है, ये 2 दिन का काम है मेरे, छोटे कर दूंगा। मैंने उनसे बार बार पूछा ये तो आप तो हार्ट के हैं, ये किडनी में कैसे कर सकते हैं? तो बोले मेरे लिए छोटी सी बात है। 1.5 सेकंड इनने जब स्टंट डाला, स्टंट डालने के वो बाद बोला कि मैंने 2 बार नीचे से ट्राई किया, फिर भगवान का नाम लेके ऊपर से किया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। 2 दिन बाद इनने उनकी छुट्टी करी थी। हम जब घर लेकर आए उसकी रात में उनकी स्वास्थ्य फिर गड़बड़ हुआ, तो हम वापस लेकर गए, तो उन्हें रात में एडमिट करने के बाद दूसरे दिन हमें डॉपलर टेस्ट के लिए रानीताल स्थित जैन पैथोलॉजी में पहुंचाया। वहाँ पे जब डॉपलर टेस्ट हुआ तो डॉक्टर की साठगांठ में जो भी फ़ोन उनके पास गया, उनके पास उनने लगातार हमें दबाव बनाने लगे और उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को नागपुर लेकर जाएँ। जिले के प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि ये भी कोविड के समय भी इलैया राजा जब कलेक्टर थे तो उन्होंने जब एक हॉस्पिटल की सूची जारी की थी कार्रवाई वाली, उसमें सबसे ऊपर नाम इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर अंकित अग्रवाल का। मुझे लगता है कि ये इसको अनदेखी ना करते हुए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर्स की जांच कमेटी गठित कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। लोग कुछ आए थे जिसमें कि अंचल सोनकर जी भी आए थे और प्रभास साहू जी भी आए थे, जिनके द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। उनका ये कहना था कि उनके परिवार के एक व्यक्ति का ऑपरेशन डॉक्टर अंकित अग्रवाल के यहाँ हो रहा था, जिस संबंध में उनके द्वारा ठीक ढंग से उपचार नहीं किया गया एवं अत्यधिक रक्त वहाँ उनके ऑपरेशन के समय लॉस हुआ, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें शीघ्र एक डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड की कमेटी है, कलेक्टर सर के माध्यम से उसको गठित करके उसकी संपूर्ण जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनकी रिपोर्ट पर की जाएगी। इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। जबलपुर के संजय गांधी वार्ड के कांग्रेस पार्षद के भाई का एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पानी की टंकी को लेकर राजनीतिक बातों के साथ आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। हनुमानताल पुलिस ने इस मामले की शिकायत के बाद कांग्रेसी पार्षद कलीम खान के भाई नईम खान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हनुमानताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आजाद नगर मोहरिया निवासी निजामुद्दीन ने हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि संजय गांधी वार्ड से कांग्रेस पार्षद कलीम खान के भाई नईम खान ने सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है। हनुमानताल पुलिस ने शिकायत और उनके द्वारा दिए गए फोटो के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद कलीम खान के भाई नईम खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक इस पोस्ट में टंकी को लेकर राजनीतिक बातों के साथ ही अपशब्द बातों का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। कुछ समय पहले एक नईम खान निवासी मोहरिया है, उसने अपने सोशल मीडिया फेसबुक में एक विवादित पोस्ट डाली थी वहाँ के क्षेत्रवासियों के विरुद्ध, जो कि काफ़ी अशोभनीय टिप्पणी थी। उसमें जो है क्षेत्रवासियों द्वारा जो है थाने में आके कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उक्त नईम खान द्वारा जो है जो पोस्ट डाली है उससे काफ़ी उनको आक्रोश है और जो है शांति को खतरा है, क्योंकि लोग आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं इस पोस्ट की वजह से। तो उस पोस्ट की गंभीरता को देखते हुए हमने जो है नईम खान के विरुद्ध जो 153A का मुकदमा दर्ज किया है। चूँकि नईम खान बताया जा रहा है कि वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद का भाई भी है और एक जिम्मेदार व्यक्ति का भाई होने के नाते इस तरीके की जो है अभद्र टाइप की पोस्ट से उसको बचना चाहिए, किंतु उसके द्वारा ऐसा किया गया जो कि एक अशोभनीय कृत्य है और हमने जो है थाने में 153A का IPC का मुकदमा के खिलाफ दर्ज करके और इसमें विवेचना कर रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चरगवा थाना क्षेत्र के गांव धरती कछार गांव में रहने वाले मानसिक बीमार युवक के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कर उसका शव नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। रविवार की शाम पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरगवा थाना क्षेत्र के धरती कछार गांव में रहने वाले मानसिक बीमार युवक फुल्लू बर्मन का अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और हत्या करने के बाद उसके शव को नर्मदा में फेंक दिए जाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार की देर शाम शहपुरा के पास नर्मदा नदी में पुलिस ने फुल्लू का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि धरती कछार गाँव में स्थित हरियाणा फार्म हाउस के संचालक
सतवीर सिंह के कहने पर उसके बेटे विजय ने अपने रिश्तेदारों मामू उर्फ कृष्णा सुमित और 2 नौकरों आलोक शर्मा गोलू राय के साथ मिलकर फुल्लू का घर से अपहरण किया और फार्म हाउस में बंधक बनाकर उसे मारपीट की। इस दौरान फुल्लू की मौत हो जाने के बाद उसके शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने फार्म हाउस में हंगामा किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तलाशी ली तो फार्म हाउस में गांजे के पेड़ भी बरामद हुए थे, जिसके बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो घटना उजागर हुई। 1 तारीख को चरगमा में एक रिपोर्ट हुई थी कि कल्लू बर्मन को वहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने अगवा करके उसके साथ मारपीट की है और मारपीट करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज कर दिया है, जिसपे 1 तारीख को ही थाना चरगमा में 365 का अपराध और जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई थी तो वहाँ पे कुछ गांजे के पेड़ भी मिले थे, तो उस पर NDPS का मामला कायम किया गया था। और इसी दौरान विवेचना के दौरान हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे रिमांड पे पूछताछ की गई थी और उन्हें अपने मेमोरेंडम में यह बताया था कि उसको डेड बॉडी को कहाँ चरगवां से शहपुरा के बीच जो ब्रिज है उससे फेंक दिया था। जो डेड बॉडी लगातार 2 दिनों से हमारी टीम ढूंढ रही थी होमगार्ड की और गोताखोरों के साथ, जिसको ग्राम बेलखेड़ी के पास कल रिकवर किया है। हमने उसी अपराध में 302 का इजाफा किया है और अभी तक की विवेचना में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1 आरोपी की अभी तलाश है जिनकी इसके संलिप्तता आई है और आगे जैसे भी साक्ष्य आएंगे हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या, NDPS एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।